Welcome class 11th to today's video lecture. Class, today we will proceed with chapter number 1, introduction of your first book microeconomics. But class, before proceeding with the chapter and before proceeding with microeconomics, you must have a brief introduction of the economics you would be studying in classes 11th and 12th. क्लास सबसे पहले आपको एक चीज अपने माइंड में बिठानी होगी कि क्लास 9th एंड 10th में जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है और जो क्लास 11th एंड 12th की इकोनॉमिक्स है उनमें वास्ट डिफरेंस है, वास्ट मोर ऑफ अ थ्योरी आप पढ़ के आए हो क्लास 9-10 की इकोनॉमिक्स में, बट क्लासेस 11-12 की इको में यू विल फाइंड मोर काइंड ऑफ अ मैथमेटिकल टेक्निकल थ्योरी. सिंपल सोशल स्टडीज वाली थ्योरी नहीं जो आपने 9-10 में पढ़ी है. इकोनॉमिक्स का बिल्कुल ही कहते हैं ना सेकंड फेज, या आप कह सकते हो एकदम न्यू फेज आपको क्लास 11th एंड 12th में देखने को मिलेगा. एक तरह से इकोनॉमिक्स को आप मैथ से कंपेयर कर सकते हो. मतलब बात यहाँ कैलकुलेशंस की नहीं हो रही, बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट की हो रही है. ऐसा नहीं है कि इको में आपको मैथ्स की तरह कैलकुलेशंस करनी है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. द थिंग इज दैट कि उतनी ही टेक्निकलिटी है, उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी है क्लास 11th एंड 12th की इकोनॉमिक्स में. ठीक है क्लास, ये मैंने आपको इसलिए ब्रीफ इंट्रो दिया है कि पहले आप अपने माइंड को अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि हाँ भाई 9-10 की इकोनॉमिक्स की तरह नहीं कि आप यू आर जस्ट लर्निंग द थ्योरी मूविंग एंड मूविंग लाइक दिस. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. You have to use your brain, you have to enhance your technical skills for understanding the economics portion and then writing it down in your answer sheet. पेपर की चेकिंग, आंसर लिखने का तरीका, हर चीज आपका बदलने वाला है when you are stepping into class 11th. ठीक है क्लास, तो हम 11th क्लास से ही अपना बेस इतना स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे कि क्लास 12th में जब हम CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे इकोनॉमिक्स या किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपको फुल प्रूफ पॉलिश्ड आपकी तैयारी होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि आप 12th में सीखेंगे यार बोर्ड में क्या लिखना है. इट्स नॉट लाइक दैट क्लास. 12th की प्रिपरेशन 11th से ही होती है. अगर आप 12th में मोर देन 80, 85, 90, 95% मार्क्स लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको खुद को क्लास 11th से ही प्रिपेयर करना होगा. सिंस इट इज द फर्स्ट क्लास, तो मैं यहाँ पे सभी बच्चों को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि क्लास अभी से अपने अंदर डिटर्मिनेशन, डिवोशन ले आओ. सीनियर मोस्ट क्लासेस में अब आप आ चुके हो, आपका हार्डवर्क, आपकी अटेंशन, आपकी डिवोशन सब बहुत ज्यादा होनी चाहिए क्लास 11th से ही. क्लास 11th में स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया ना तो क्लास 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. इज दैट क्लियर क्लास? एक बिल्डिंग का बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो हम उस पर कितने भी फ्लोर्स बना सकते हैं, बट अगर बेस ही वीक है तो बिल्डिंग ज्यादा दिन नहीं टिक सकती. तो यू हैव टू मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग. इज दैट क्लियर क्लास? ओके, नाउ वी विल प्रोसीड विद द चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो क्लास जो इंट्रोडक्शन जो हमारा पोर्शन है इसमें हम बहुत छोटे छोटे माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स उठाएंगे आज. लेकिन वो छोटे छोटे माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने उनको इग्नोर कर दिया या आप उनको नहीं समझे तो आगे आने वाले जो बिग कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाले. इज दैट क्लियर क्लास? सो लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट टॉपिक. यस क्लास, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने इकोनॉमिक्स को स्टडी करते टाइम आता है दैट इज व्हाट इज एन इकोनॉमी. क्लास जब से एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है क्लास 11th एंड 12th का, तो आपको 20 मार्क्स के 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं जो ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, फिलअप्स हो सकते हैं, सिंपल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स टाइप हो सकते हैं, एमसीक्यूज हो सकते हैं. तो क्लास उस टाइम पे आपको ये जो 1 मार्क्स की चीज है ना इनको तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना. ठीक है, क्वेश्चन है क्लास व्हाट इज एन इकोनॉमी. हम पढ़ेंगे बाद में डेफिनेशन हमें एग्जाम में क्या लिखनी है, पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमी होती क्या. क्लास अपने आसपास देखो, बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी, फैक्ट्रीज दिखेंगी, इंस्टीट्यूट्स दिखेंगे, क्लिनिक्स दिखेंगे. आप सब ध्यान से देखो, ये जो लोग कोई सब्जी बेच रहा है, किसी ने शॉप ओपन कर रखी है, इवन जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है आई टीच, तो ये सब चीजें जो बनी हुई हैं ये लोगों ने क्यों सेटअप कर रखी है, क्यों शॉप्स ओपन कर रखी है, क्यों डॉक्टर ने क्लिनिक ओपन कर रखा है, मैंने क्यों इंस्टीट्यूट ओपन कर रखा है. ये सब काम क्यों कर रहे हैं लोग? टू अर्न अ लिविंग, कि भाई वो पैसे अर्न कर सके जिससे वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके. कॉन्सेप्ट पर फोकस करो क्लास. कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इजीली समझ पाओगे. ठीक है, हम हर लेक्चर में, लिसन टू मी क्लास, हम हर लेक्चर में 2 चीजों पे फोकस करेंगे. नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जिसमें कितना भी घुमा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप आंसर कर सको. नंबर 2 वो इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपको एग्जाम में लिखनी है, आपको आंसर शीट में लिखनी है, सो दैट यू कैन स्कोर
फुल मार्क्स। इज दैट क्लियर? दोनों चीजों पे फोकस करते हुए चलोगे 11th क्लास से ही तो 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स आपको बहुत इजी लगेंगे एंड यू विल इजीली स्कोर वेरी गुड मार्क्स क्लास। तो क्लास इकोनॉमी क्या है? ये सिस्टम जो लोगों को मौका देता है टू अर्न अ लिविंग, कि वो काम करें, वो पैसा कमाए और उस पैसे से वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके। तो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम which provides people the means to work and earn a living. Mark this definition, the most important definition, the main definition. Economy एक वो system है, क्या system है? Which provides people the means to work. वो system है जो लोगों को काम करने का मौका देता है and earn a living. और काम किस लिए करना? So that they can earn a living. वो पैसा कमा सके। ठीक है क्लास? तो ये चीज आपको समझ आई, what is an economy? Yes class, now focus carefully. किसी भी इकोनॉमी में क्लास 3 एक्टिविटीज, ये जो मैंने 3 एक्टिविटीज लिखी हैं ये वाइटल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन एक्टिविटीज के बिना इकोनॉमी इनकम्प्लीट है। ये 3 एक्टिविटीज कौन कौन सी है? नंबर 1 प्रोडक्शन। किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में सबसे पहली एक्टिविटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। खुद सोचो, अगर किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे ही नहीं तो लोग की नीड्स कैसे सेटिस्फाई होंगी? लोग क्या बेचेंगे शॉप्स पे, लोग क्या खरीदेंगे, लोग पैसा किस लिए कमाएंगे? हम आज मनी अर्न करते हैं किस लिए? कि हम चीजें खरीद सकें, सर्विसेज यूज कर सकें। हम अगर बीमार हो तो हम डॉक्टर की सर्विस यूज कर सकें, हमें अगर पढ़ाई करनी है हम स्कूल की सर्विस यूज कर सकें, हम आटा दाल चावल चीनी कंज्यूम कर सकें। तो क्लास ये सब कब पॉसिबल है? जब सबसे पहले कंट्री में होंगी प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो प्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। उसके बाद आती है क्लास कंजम्पशन। प्रोडक्शन किसके लिए करें? किसके लिए? ये मार्कर, ये डस्टर, ये व्हाइट बोर्ड, ये मोबाइल फोन्स, ये व्हीट फ्लोर, पल्सेज, ये सब हम क्यों बनाएं? व्हाई शुड बी प्रोड्यूस देम? क्योंकि कंजम्पशन करने के लिए लोग बैठे हैं। अगर कोई कंज्यूम ही नहीं करेगा तो प्रोडक्शन होगी क्यों? इस चीज को समझो क्लास, कि जितना भी ये सामान बनता है, प्रोडक्शन होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि सामने कोई ना कोई कंजम्पशन करने बैठा है। आज ये स्कूल्स खुल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि पता है कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई करनी है। अगर आज चॉकलेट्स बन रही हैं या फिर टीवीज बन रहे हैं, मोबाइल फोन्स बन रहे हैं, तो क्यों इनकी प्रोडक्शन हो रही है? क्योंकि कस्टमर कंजम्पशन के लिए बैठा है, वो उसका यूज करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो किसी भी इकोनॉमी में होती है वो प्रोडक्शन, देन कंजम्पशन, द यूजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। जो कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गए उनके यूज को हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन। उसके बाद आती है क्लास इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। पहले इस चीज को समझ लो क्लास की इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमिक्स में या बिजनेस स्टडीज में मोस्ट प्रोबेबली कैपिटल फॉर्मेशन टर्म से ही डिनोट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता है, क्लास सब जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब हमारे पास बहुत पैसा सेविंग हो जाती है तो हम उसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं लगाते हैं जिससे वो हमें रिटर्न दे। जैसे हम बैंक में एफडी करा लेंगे, उससे पैसा बढ़ जाता है, इंटरेस्ट मिलता है। हम कोई लैंड प्लॉट खरीद के रख लेंगे कि कल को उसकी वैल्यू बढ़ेगी। हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास जब पैसा होता है तो गवर्नमेंट कोई हॉस्पिटल बना सकती है, कोई स्कूल बना सकती है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कि आप एक अमाउंट ऑफ फंड्स को कहीं पे इस तरह खर्च कर रहे हो कि वो आपको रिटर्न दे। जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, मैं उसको खर्च ना करने की बजाय मैं उसे बैंक में रख दूं तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा, वो पैसे का पैसा भी रहेगा और वो इंटरेस्ट भी आएगा। मेरे पास अगर पैसा है तो मैं एक प्लॉट लेके रख सकती हूँ कि वो प्लॉट मेरा, वैल्यू मेरी, कल को 10 साल बाद 5 साल बाद उस प्लॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या हम कह सकते हैं 3 एक्टिविटीज आर वेरी क्रूशियल इन एन इकोनॉमी, दैट इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट and capital investment or capital formation. Basically 2 names for one thing. So 3 activities: production, consumption, investment or capital formation. Yes class, अब next topic आता है why do we study economics? But class, हम economics क्यों पढ़ते हैं ये students को तभी समझ आएगा जब सबसे पहले हम concept समझेंगे scarcity। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास। आप देखोगे ये कॉन्सेप्ट जो है आपके इंट्रोडक्शन चैप्टर का बेस है, थीम है। आप ये समझो कि मेन चैप्टर, जो आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो इस टर्म से स्टार्ट हुआ है, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का हिंदी में सिंपल मीनिंग क्या होता है? कमी, किसी चीज की कमी होना।
हम कब कहते हैं कि कोई चीज कम पड़ गई या इसकी कमी है? किसी भी चीज की कमी तब होती है क्लास जब उसकी डिमांड तो ज्यादा होती है पर उसकी सप्लाई कम होती है, तो हम कहते हैं वो चीज कम पड़ गई। सपोज करो आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स आपके क्लास में, एंड मैं हर स्टूडेंट को जो है मैं एक रजिस्टर दे रही हूँ। आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग रजिस्टर टू ईच ऑफ द स्टूडेंट, 1 रजिस्टर टू ईच वन। अब मेरे पास आए रजिस्टर्स 40, स्टूडेंट्स हैं 60, तो मैं बोलूंगी रजिस्टर्स कम पड़ गए, देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रजिस्टर्स बिकॉज डिमांड ऑफ द रजिस्टर्स इज 60 स्टूडेंट्स हैं तो 60 रजिस्टर्स चाहिए, बट मेरे पास 40 रजिस्टर्स की सप्लाई है। ठीक है, तो यानी क्लास अगर मेरे पास 40 रजिस्टर्स की सप्लाई है एंड डिमांड है 60 रजिस्टर्स की, तो उससे क्लियरली समझ आ रहा है कि स्कैरसिटी, रजिस्टर्स कम पड़ गए। इसका इकोनॉमिक्स में क्या रिलेशन है क्लास? ध्यान से सुनना इस बात को। स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल। पता है जो कमी है ना, ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। आपके पास, मेरे पास, इस पूरी दुनिया में, हर कंपनी में, हर घर में, हर बंदे के पास किसी ना किसी चीज की कमी। स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल। अगर आपकी अपनी बात ध्यान से देखो, आपको आपके पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं सपोज, क्या पॉकेट मनी में आपकी दुनिया की जितनी विशेष है वो सारी पूरी हो जाती है? पता नहीं आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो, क्या पता आप इंटरनेशनल जाना चाहते हो, क्या पता आप कोई अच्छी बाइक लेना चाहते हो, अच्छी स्कूटी लेना चाहते हो, क्या वो आप ले पाते हो? मेरी बात करो, आई अर्न फ्रॉम स्कूल, आई अर्न फ्रॉम इंस्टीट्यूट, एंड उसके बाद भी क्या मेरी सारी विशेष पूरी हो जाती है? सारी, जो भी मैं चाहती हूँ सब हो जाता है। कोई कंपनी ले लो, एक कंपनी है अर्निंग करोड्स ऑफ प्रॉफिट्स, फिर भी कंपनी अपनी सारी विशेष पूरी नहीं कर पाई। तो क्लास पहले इस चीज को समझो, इट वुड बी रिटन इन एवरी बुक। आप इकोनॉमिक्स की कोई भी बुक रेफर करोगे, सब में लिखा है, मेन कॉन्सेप्ट है स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल। हर जगह हर चीज इस चीज को फेस करती है, स्कैरसिटी। ऐसा क्यों है क्लास? इसका लॉजिक है क्योंकि जो अर्थ पे रिसोर्सेज हैं या किसी भी कंट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज हमारे पास हमेशा लिमिटेड होती है क्लास। हमारे पास, इंडिया के पास अनलिमिटेड लैंड नहीं है कि हम जितने भी स्कूल्स बना दें। इंडिया के पास अनलिमिटेड वाटर नहीं है कि हम कितना भी कंजम्पशन कर लें। द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इवन द मनी इज लिमिटेड। हर चीज लिमिटेड है, बट ह्यूमन वांट्स, जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है। समझ रहे हो बात क्लास? रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो ये चीज ध्यान रखो क्लास की जो ह्यूमंस की डिमांड है वो कभी खत्म नहीं होती। ऑल्दो हम कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम के टॉपिक पे डिटेल में आएंगे एंड वी वुड बी स्टडिंग ऑल द रीजंस इन डिटेल, बट अभी इतना समझो कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, पता नहीं क्या क्या चाहिए हमें, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। बात वही आ गई कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसलिए सब अपनी लाइफ में क्या फेस करते हैं? स्कैरसिटी। हर कंट्री फेस करती है स्कैरसिटी। ठीक है, चलो दूसरी बात क्लास, सिर्फ स्कैरसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमिक्स में, ये भी ध्यान रखना। सिर्फ स्कैरसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमिक्स में, ऑल्दो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बट इसके बाद एक और प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनो। रिसोर्सेज हैव alternative uses. Second most important problem in economics कि स्कैरसिटी तो है ही, हमारे पास पैसे की, रिसोर्सेज की कमी है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, वो तो ठीक है, स्कैरसिटी सब फेस करते हैं। दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। एक रिसोर्स का एक ही यूज नहीं है, बहुत सारे यूज है। इसको एग्जांपल से समझो, आपको बहुत इसलिए पॉइंट समझ आएगा। सपोज करो एक पीस ऑफ लैंड है, काफी बड़ा पीस ऑफ लैंड है। इस लैंड को हम कहाँ का यूज कर सकते हैं? इसको हम स्कूल बनाने में गवर्नमेंट यूज कर सकती है, हॉस्पिटल बनाने में, ओल्ड एज होम बनाने में, शॉपिंग मॉल बनाने में। अभी तो मैंने 4 यूजेस लिखे। अब रिसोर्स एक है लैंड, लेकिन उसके यूजेस देखो कितने सारे, स्कूल, हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम, लैंड, 4 यूजेस। मैंने 4 ऑल्टरनेटिव मतलब डिफरेंट, 4 डिफरेंट यूजेस मैंने आपको सामने लिख के दिखा दिए, स्कूल, हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम, लैंड। अब रिसोर्स है, उसके इतने सारे यूजेस है। अब आई दूसरी हमारी बात जिससे प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब आपको चूज करना पड़ेगा कि अब आप इस पीस ऑफ लैंड को किस चीज में यूज करना चाहते हो। आप इसे स्कूल बनाने में यूज करना चाहते हो, आप इसे हॉस्पिटल बनाने में यूज करना चाहते हो, आप ओल्ड एज होम बनाने में, लैंड।
तो क्लास जो आपका स्कैरसिटी का टॉपिक है उसमें आपको जो मैंने इतना टाइम डिवोट करा है, इट्स जस्ट दैट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप इस चीज को समझो कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। ये एक प्रॉब्लम है, दिस इज वन प्रॉब्लम, दैट देयर इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। एक रिसोर्स का एक यूज नहीं है, एक रिसोर्स बहुत सारे पर्पस के लिए यूज हो सकती है। देन यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, कम है, ऐसा तो नहीं अनलिमिटेड लैंड है कि हम कितने भी स्कूल बना सकते हैं, कितने भी हॉस्पिटल, ऐसा नहीं है, लैंड लिमिटेड है हमारे पास। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। हमारे लिए स्कूल बनाना ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए हॉस्पिटल बनाना ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए ओल्ड एज होम बनाना ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए लैंड बनाना ज्यादा जरूरी है। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? देन अराइजेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यू हैव टू चूज कि हम रिसोर्स का कहाँ यूज करें। ठीक है क्लास? तो अब इस पॉइंट का जिस्ट क्या निकालती है गवर्नमेंट कहती है रिसोर्सेज स्केर्स है, तो पहले से ही कम है, फिर उनके इतने सारे यूजेस हैं। जैसे पेट्रोलियम ले लो, अब एक पेट्रोल जो है वो गाड़ी चलाने के काम आता है, काफी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, मशीनरी में यूज होता है, मशीनरी पेट्रोल से रन करती है। तो अब रिसोर्स एक है पेट्रोल, उसके दो यूजेस है भाई, वो कार चलाने के काम आएगा, नहीं तो वो मशीन में डल के मशीन चलेंगे, उससे बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी। अब आपको चूज करना पड़ेगा कि पेट्रोल तो लिमिटेड है, तो इसका यूज कहाँ करें। समझो बात, लिमिटेड है ना पेट्रोल, देन यू हैव टू चूज कि इसका हम यूज कहाँ करें। भाई हम उसे गाड़ियां व्हीकल्स चलाने में करें, या हम पेट्रोल का जो यूज है वो मशीन्स में करें। तो आगे ना प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूजेस है। समझ गए? अब क्लास जब हम बात करते हैं स्कैरसिटी की और ये दूसरी प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो एक टॉपिक आता है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास, ये 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो क्लास क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनके एक रिसोर्स के बहुत सारे यूज है, तो हमें प्रॉपरली सोच समझ के ही रिसोर्स का यूज करना होता है। हमें आराम से सोचना समझना पड़ता है। हमें क्या सोचना समझना पड़ता है क्लास, कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हम कैसे करें, कि एक जो रिसोर्स हमें दी है, हमें जो लिमिटेड रिसोर्स है, हम इसका बेस्ट टू बेस्ट यूज कैसे करें। तो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई मस्ट राइट हियर। तो क्लास इट रेफर्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, एफिशिएंट, कि आप रिसोर्स का बेस्ट टू बेस्ट यूज कर सके। तो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज मींस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्लास इस सब टॉपिक पढ़ने के बाद लेट्स डिस्कस व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस क्लास, नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन अ बेटर फॉर्म। व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स। क्लास हम इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी करते हैं। अब जब हम स्कैरसिटी समझ चुके, हम ये समझ चुके कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, तो अब आपको इसका आंसर बहुत इजीली समझ आएगा। इकोनॉमिक्स इज स्टडीड विद अ व्यू टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। यानी अब हमें पता है कि ह्यूमन की इतनी वांट्स हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो वी हैव टू एलोकेट, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज इन सच अ वे, हमें इस तरह रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, इस हिसाब से स्कूल, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, हर चीज इस हिसाब से बनानी है कि ह्यूमन नीड सेटिस्फाई हो सके। एंड मेन थिंग, अंडर कंडीशंस ऑफ स्कैरसिटी। ये तो आपको भूलना ही नहीं कि ऐसा नहीं है कि ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करें तो जिसको जो चाहिए अनलिमिटेड दे दो, वो तो हम दे ही नहीं सकते क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। बार बार मैं एक ही चीज बोल रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर का बेस है, ये थीम है स्कैरसिटी, द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो क्लास इकोनॉमिक्स इज स्टडीड विद अ व्यू टू एलोकेट रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन नीड सेटिस्फाई हो सके अंडर कंडीशंस ऑफ स्कैरसिटी। एंड कंडीशन स्कैरसिटी की ही है, रिसोर्सेज लिमिटेड ही है। इज दैट क्लियर क्लास? सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो चैप्टर है उसका मैंने अभी डिस्कशन किया, बेस बनाया है। जितना बेस अच्छे से बन जाएगा तो आगे के टॉपिक्स आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज एन इकोनॉमी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैरसिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस एंड व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स। ठीक है क्लास?
तो हमने एक तरह से बेस क्लियर करा है। जितना आप बेस को क्लियर करते जाओगे विद एवरी क्लास, आज फर्स्ट क्लास है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करा, अच्छा इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे पढ़ना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली विद एवरी क्लास जब आपके अंदर सीरियसनेस आती जाएगी, सो ये बहुत इजीली क्लास आपको बहुत इजीली पूरा चैप्टर क्या पूरी इकोनॉमिक्स, इवन क्लास 11th क्लास 12th एवरीथिंग वुड बी 100% क्लियर टू। तो क्लास कोई भी डाउट अगर आपको आज के लेक्चर में, सो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी so that we can clear the doubts in the doubt clearing session.